तो हम बात करेंगे जीएस पेपर 4 एथिक्स की आंसर्स की। 2022 में क्वेश्चंस जो आए थे सेक्शन ए में, हमारे पास एथिक्स की बात कर रहे हैं यार। यहाँ पे केस स्टडीज कवर नहीं, केस स्टडीज अलग से कवर करूंगा, जहाँ पे हम एग्जांपल्स के साथ प्रीवियस ईयर के केस स्टडीज को कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ एथिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2020 में 6 क्वेश्चन आए थे एथिक्स से सेक्शन ए में और 6 क्वेश्चन आए थे सेक्शन बी में। ठीक है, हमने 2022 कवर कर लिया, 2021 कवर कर लिया, 2020 की बात करते हैं। ठीक है, अगर हमारा वेटेज देखें तो सेक्शन ए में ज़्यादा एथिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, अराउंड 53% क्वेश्चन जो सेक्शन ए में आ रहे हैं वो एथिक्स से आ रहे हैं, एंड सेक्शन बी में जो है 46.2% आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हम 2022 का तक कवर करेंगे, है ना। 2023 का तो यार हम लोग एक तरह से मैं ऐसे कवर कर सकता हूँ, लास्ट में कवर कर लेंगे, बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास जो चीज़ें हैं वो पहले करते हैं, है ना। हमको एक समझना है कि यार किस टॉपिक से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है एथिक्स में, है ना। किस प्रकार से आंसर हमको लिखा जाता है, किस प्रकार से एग्जाम्पल दिया जाता है, वो हमारे पास एक देखो ढांचा बहुत जरूरी है दिमाग में, एक स्केलेटल बनना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप इसी स्केलेटर के ऊपर आप क्या कर रहे हो, आप चीज़ें ऐड करते जाओगे यार। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग द 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर CNP विद ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर एंड सोशल हार्मनी। ठीक है, जो नेशनल पावर है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, उसमें 3 चीज़ें आती हैं, ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर एंड सोशल हार्मनी। इसको एनहांस करने में क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है एथिक्स का एंड वैल्यूज़ का, ये हमको डिस्कस करना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग द फॉलोइंग 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर with human capital, soft power and social harmony। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इंट्रोडक्शन। यार इंट्रोडक्शन में हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? वी कैन इंट्रोड्यूस बाय गिविंग द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज। डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज, है ना। उसके बाद बॉडी के अंदर क्या करेंगे? मेंशन करेंगे कुछ पॉइंट्स, है ना। रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग CNP, रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग व्हाट? कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल प्लान, एंड इसको सब्सटेंशिएट करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, कंक्लूड करेंगे बाय समिंग अप और विथ रिलेवेंट स्टेटमेंट, जो कि चीज़ें इससे साथ, है ना, जो कि ऊपर वाले जो लिखे हैं हमने इंट्रोडक्शन एंड बॉडी उसके साथ मैच करती है, उससे हम कंक्लूड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। सो एथिक्स एंड वैल्यूज़ क्या होते हैं? एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है ना। एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ moral principles that help us differentiate between right and wrong, whereas values are what? These are individual principles या फिर qualities that guide judgment or behavior of a person or a group, whereas the values are the individual principles that guide judgment and behavior of a person or a group। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ बॉडी में हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जो रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग CNP, दैट इज
है ना। सीएनपी में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हमारे पास जो पावर है, जिसमें हमारे पास ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर एंड सोशल हार्मोनी आता है उसमें, ठीक है। और हम पास सबसे पहले तो बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की। सो रोल ऑफ ethics and values in enhancing CNP। पहले तो ह्यूमन कैपिटल को एनहांस करने में क्या रोल रहा है भाई, बिकॉज एथिक्स एंड वैल्यूज़ जो हैं, है ना, वो बहुत एसेंशियल हैं इन डेवलपिंग स्किल एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं भाई वसुधैव कुटुंबकम का, जो कि प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, है ना, एंड कॉम्पैशन को। तो लिख सकते हैं एथिक्स एंड वैल्यूज आर essential in developing a skilled and productive workforce। बोल सकते हैं इन इंडिया द कॉन्सेप्ट of Vasudhaiva Kutumbakam वसुधैव कुटुंबकम। व्हाट इज वसुधैव कुटुंबकम? इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, प्रमोट्स द वैल्यू ऑफ inclusivity, respect for diversity, and compassion। ह्यूमन कैपिटल में कैसे हेल्प करता है एथिक्स एंड वैल्यूज हमने देखा भाई। नाउ सो सॉफ्ट पावर, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का एक पार्ट है, सॉफ्ट पावर, उसको कैसे ये प्रमोट करता है, एथिक्स एंड वैल्यूज़ कैसे उसको एनहांस करते हैं भाई। फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन एंड कल्चर, है ना, वो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत डीपली इनग्रेन्ड है भाई, है ना। एंड दिस वैल्यू हेल्प इंडिया टू एस्टेब्लिश व्हाट इटसेल्फ एज अ ग्लोबल लीडर। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी एरियाज में, लाइक लिटरेचर, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, है ना। और ये तो पंचशील डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया है यार, ठीक है। सो बोल सकते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड respect for all religion and culture are deeply ingrained in Indian culture, and these values have helped India establish what? Establish itself as a global leader in the areas of spirituality, art and literature। That is पंचशील डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया यार।
सोशल हार्मोनी जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोशल हार्मोनी है ना। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जो ट्रेडिशन है गंगा जमुनी तहज़ाब का इन लखनऊ, वेयर पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मोनी, इज अ टेस्टमेंट ऑफ द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन प्रमोटिंग सोशल हार्मोनी। एग्जाम्पल देके सोशल हार्मोनी में हम बताते हैं कि कैसे एथिक्स एंड वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो द ट्रेडिशन ऑफ गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब इन लखनऊ, where people from different religion and cultures live together in peace and harmony, is a testament to the role of ethics and values in promoting social हार्मोनी। ओके, तो हमने बॉडी में बात की कि कैसे हमारे पास सोशल हार्मोनी को प्रमोट करने में एथिक्स एंड वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हमने ह्यूमन कैपिटल में कैसे इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना। स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनाने में कैसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सोशल जो सॉफ्ट पावर है भाई, दैट इज कल्चर एंड पॉलिसीज़ का जो पावर है उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ ना पंचशील डॉक्ट्रिन की जो बात की उसमें एथिक्स एंड वैल्यूज़ का वो हमने बताया बॉडी में। लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट by promoting ethical and moral principle, a society can develop a strong sense of unity, which is essential for the growth and development of the nation. Okay. Thus, by promoting ethical and moral principles, a society can develop a strong sense of unity, which is essential for the growth and डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ओके, तो ये हमने कवर किया भाई इसके आंसर को। तो क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग द फॉलोइंग 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। एंड जिसमें क्या क्या आते हैं भाई, ह्यूमन कैपिटल आता है। तो हमने बताया कि कैसे ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में, स्किल एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनाने में एथिक्स एंड वैल्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फॉर एग्जांपल हम जो फॉलो करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ पे हम इंक्लूसिविटी को ध्यान देते हैं, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करते हैं, कंपैशन के ऊपर फोकस करते हैं, है ना। सॉफ्ट पावर में क्या रोल रहा है एथिक्स एंड वैल्यूज़ का, बिकॉज हम पंचशील डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया की बात करें जहाँ पे हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, रेस्पेक्ट फॉर ऑल रीजन की बात करते हैं। तो एक तरह से क्या कर रहा है यार, सॉफ्ट पावर को एक तरह से बढ़ा रहा है। एंड लास्ट में हमने बात की जैसे सोशल हार्मोनी में, है ना, बिकॉज हम क्या करते हैं, अहिंसा का एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। हमारे पास एग्जांपल दिया गंगा जमुनी तहज़ाब का, जो कि लखनऊ के अंदर फॉलो होता है, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लखनऊ प्रदेश में होता है, लेकिन हमारे नाम दिया गया लखनऊ में, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, हार्मोनी में रहते हैं। तो वो हमारे पास जो एथिक्स एंड वैल्यूज हैं उसी को वही प्रमोट कर रहे हैं, सोशल हार्मोनी। तो उस प्रकार से हमने इसको क्या किया है, लिखा है। लास्ट में कंक्लूड किया है बाय मेंशनिंग दैट by promoting this ethical and moral principles, as a society can develop a strong sense of what unity, which is essential for the growth and development of a nation. Okay, next question देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एजुकेशन इज नॉट अ इंजंक्शन
It is an effective and pervasive tool for all-round development of an individual and social transformation. Examine the new education policy. हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एग्जामिन करना है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट. फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को. Education is not an injunction, it is an effective and pervasive tool for the all-round development of an individual and the social transformation. Examine the new education policy 2020 in the light of the above statement. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट एजुकेशन लिंकिंग विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022. एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. देखो 2020 का क्वेश्चन है, इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन है. देखो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप न्यूज़ में सुनो कोई भी चीज़ है ना, और वो सिलेबस के पॉइंटर्स में रहे, तो वो हमेशा उसके लिए एक मॉडल आंसर एक पेज का रेडी रखना चाहिए. ठीक है, उसके बाद बॉडी में हमारे पास क्या बॉडी में किसके बारे में बात करेंगे भाई? रोल ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे इन प्रमोटिंग अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो कि स्टेटमेंट ने बोला है ना, किसी भी इंडिविजुअल का या फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी के लिए जो रोल है एजुकेशन का, उसकी बात करेंगे. होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी है ना, इसको 2020 के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ रिलेट करेंगे है ना, एक एनालाइज करेंगे इन अ मल्टी पर्सपेक्टिव व्यू. उसके बाद कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे अकॉर्डिंगली, एकदम सम अप कर देंगे जो ऊपर हम बोला है. सो हम बात कर रहे थे किसकी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, एजुकेशन की. तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इट एम्स टू एड्रेस व्हाट? इट एम्स टू एड्रेस द गैप्स एंड चैलेंजेस जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में था, है ना, टू प्रमोट व्हाट? अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको NEP 2020 बोल सकते हैं, एम्स टू एड्रेस द गैप्स एंड challenges in the Indian education system and aligns with, है ना, ऐसे लिखते हैं, एजुकेशन सिस्टम इन ऐसे लिखते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड अलाइन टू प्रमोट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल and aligns in promoting, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, promoting the holistic development of an individual and transformation of society, है ना, aligns in promoting the holistic development of an individual and the transformation of society. तो ये होगी इंट्रोडक्शन की बात, है ना. यहाँ पे हम फ्लो चार्ट बना के बता सकते हैं कि कैसे भाई जो एजुकेशन है वो इनकलकेट करता है डिफरेंट वैल्यूज. सो रोल्स ऑफ, देखो इस तरह के जो चार्ट्स होते हैं ना, वो हमारे पास हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे एजुकेशन की बात हो. तो इस तरह के चार्ट्स हमेशा रेडी रखने चाहिए अपने को. एक छोटा सा नोटबुक टाइप 3-4 पेज का बना लो, जिसमें ये छोटे छोटे चार्ट्स बना लो भाई, बहुत सारे, है ना. उसको यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन की तरफ पे हर जगह इस्तेमाल करने की कोशिश करना, बिकॉज 1 से आधा नंबर, 1 से 1.5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं यार.
So role of education in inculcating values. तो जो एजुकेशन है इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन, है ना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है, पंचुअलिटी डेवलप करता है, डिसिप्लिन डेवलप करता है, ओके, एक अच्छा इंसान बनाता है यार, मेकिंग अ गुड सिटीजन, ओके। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में हो गया। नाउ हमारे पास बॉडी में क्या बात करेंगे भाई कि हमसे क्या पूछा गया, बॉडी में हम बात करेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना, कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें किस किस चीज़ों की बात की जाती है। तो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात की जा रही है भाई एनईपी के अंदर। नेशनल मिशन ऑन, ऐसे लिखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes the establishment of, फर्स्ट क्या है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, है ना, क्योंकि ये अचीव करने की बात करता है फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी अप टू बाय द ग्रेड ऑफ 3, फोकसिंग ऑन व्हाट अर्ली लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स प्रोग्राम, फोकसिंग on early language and mathematics by the end of grade 3। तो नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है भाई। एंड ऑल्सो यहाँ पे नेशनल इनिशिएटिव फॉर करिकुलम रिफॉर्म्स लिए गए हैं, नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर करिकुलम, नेशनल इनिशिएटिव फॉर करिकुलम रिफॉर्म्स, है ना, इट टॉक्स टू मेक द करिकुलम मोर फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी, स्किल ओरिएंटेड, है ना, एम्स टू मेक द curriculum more flexible, multidisciplinary and skill oriented, integrating 21st century skills, ओके। और क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और किसकी बात करता है ना, इट टॉक्स अबाउट नेशनल असेसमेंट सेंटर लाइक परख, ओके, है ना, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग व्हाट, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर स्टूडेंट, जो कि असेसमेंट करेगा, है ना, एंड दैट फोकस ऑन लर्निंग आउटकम, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।
framework for student assessments that focus on learning outcomes, critical thinking and प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये हो गया भाई, है ना। एक हमारे पास नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाने की बात होती है, नेशनल इनिशिएटिव, है ना, नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जहाँ पे वीडियोस, टेक्स्ट बुक्स, है ना, डिजिटल मटेरियल रखने की बात होती है। नेशनल रिपोजिटरी of open educational resources, है ना। It provide open educational resources including, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स, वीडियोस, अदर डिजिटल लर्निंग मटेरियल, टू enhance access to quality educational content for learners and educators, textbook, videos, डिजिटल लर्निंग मटेरियल, ये सब ठीक है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे एक और चीज़ बात कर लेते हैं कंक्लूजन से पहले। हमारे पास नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाने की बात होती है यार, यहाँ पे नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक, नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाने की बात होती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर, है ना। एंड यहाँ पे एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न किए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा जो डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जिससे उनको सीमलेस ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट होता है भाई, जिससे इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन, कोई बीटेक जो डिप्लोमा किया किसी और डिसिप्लिन में जाना चाहे तो वो जा सकता है। सो है ना, सो इट सर्व एज रिपोजिटरी ऑफ serve as the or as a repository of academic credits earned by students from different higher educational institution, enabling the seamless transfer of credits and encouraging interdisciplinary एजुकेशन। तो इस प्रकार से हमको जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करता है, लाइक नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर करिकुलर रिफॉर्म्स, नेशनल असेसमेंट सेंटर्स लाइक परख, नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक। ठीक है, तो मैं 4-5 लिखा, उसमें आप 2-3 लिख सकते हो। लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट, है ना, थोड़ा ज़्यादा लिखा है बिकॉज ये जरूरी है, कभी और कहीं जीएस पेपर 2 के आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं,
है ना, जीएस पेपर 1 के आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। ठीक है, लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट बाय फोकसिंग ऑन दिस एस्पेक्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैन ट्रांसफॉर्म द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मेकिंग इट मोर इफेक्टिव, रिलेवेंट एंड रेस्पॉन्सिव टू द चेंज ऑफ द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। बाय focusing on this aspect, the new education policy 2020 can transform the Indian educational system, making it more effective, relevant and responsive to the changing needs of the society and the okay। तो ये क्वेश्चन था भाई, थोड़ा ज़्यादा लिखा है बिकॉज आप कम कर सकते हो, ये जरूरी है यार, इसके ऊपर हमको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ आंसर नहीं लिख रहे हैं, हम कॉपी भी कवर कर रहे हैं, टॉपिक भी कवर कर रहे हैं, चीज़ों को लर्न करने की बात कर रहे हैं यार, चीज़ों को सीखने की बात कर रहे हैं, आंसर लिखते कैसे हैं उसके साथ टॉपिक भी कवरेज करने की बात कर रहे हैं, है ना। सो एजुकेशन इज नॉट एन इंजंक्शन। क्वेश्चन क्या था? एजुकेशन इज नॉट एन इंजंक्शन, इट इज एन इफेक्टिव एंड परवेसिव टूल फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। Examine the new education policy 2020 in the light of the above statement। ओके, तो हमने इंट्रोड्यूस किया कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो चैलेंजेस हैं उसको, गैप्स हैं उसको फुलफिल करने की बात करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट इंडिविजुअल की बात करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करता है। हमने बताया कि कैसे जो रोल है एजुकेशन का कि डिफरेंट वैल्यूज़ को इंकलकेट करने में, लाइक ये एम्पैथी एंड कंपैशन की फीलिंग जगाता है किसी भी इंसान के अंदर, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है, पंचुअलिटी लाता है यार, डिसिप्लिन है ना मेंटेन करता है उसके अंदर, एंड एक अच्छा व्यक्ति बनाता है यार, है ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर? तो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी एस्टेब्लिश करने की बात होती है यार। नेशनल इनिशिएटिव फॉर करिकुलम रिफॉर्म्स इसके अंदर लिए गए, नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया लाइक परख, है ना। नेशनल रिपोजिटरी ऑन ओपन एजुकेशन रिफॉर्म्स, है ना, रिसोर्स बनाया गया जहाँ पे वीडियोस, टेक्स्ट बुक्स एंड डिजिटल लर्निंग मटेरियल रखा गया, है ना। हमारे पास नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाया गया जिसमें हमारे पास एकेडमिक क्रेडिट जो अर्न होते हैं भाई उसके हिसाब से इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन जो ट्रांसफर हो सकता है, कोई भी इंसान सिंपलेस्ट ट्रांसफर हो सकता है एजुकेशन एकेडमिक क्रेडिट से, है ना। लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि कैसे हमारे पास जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, वो हमारे पास एक इफेक्टिव, रिलेवेंट एंड रेस्पॉन्सिव चेंज ला सकते हैं सोसाइटी के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, hatred is destructive of a person's wisdom and conscience that can poison a nation's spirit. Do you agree with this view and justify your answer? ठीक है, तो यहाँ पे हमको बात किसी करनी है, हैट्रेडनेस की बात करनी है भाई। हैट्रेडनेस इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन्स विजडम एंड कॉन्शियंस दैट कैन पॉइजन अ नेशन स्पिरिट। डू यू एग्री विद दिस व्यू? जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय एक्सप्लेनिंग अबाउट हैट्रेडनेस। उसके बाद बॉडी के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे? हम आप एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे कैसे जो हैट्रेड है वो कैसे डिफरेंट इफेक्ट करता है इंडिविजुअल को एंड कंट्री को। एग्जाम्पल के साथ बताएंगे हाउ हैट्रेड हैज अफेक्टेड इंडिविजुअल एंड कंट्री, ठीक है। एंड कुछ करंट इवेंट के साथ लिंक करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन में एक प्रोस्पेक्टिव वे अहेड कि करना क्या चाहिए अपने को, के साथ कंक्लूड कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई। हैट्रेड इज व्हाट? हैट्रेड इज अ नेगेटिव इमोशन जो कि सिग्निफिकेंट हार्म कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल को या फिर सोसाइटी को, है ना। सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मेंशनिंग दैट व्हेन पीपल हार्बर hatred
which is a negative behavior toward others, they lose their sense of judgment and reason, and their actions become driven by prejudice and biases. ओके सो ये इंट्रोडक्शन में क्लियर। नाउ हमारे पास एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये जो हेट्रेड है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। डिस्ट्रक्टिव nature of hatred at various लेवल। पहले तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे कैसे हैट्रेड डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं एडोल्फ हिटलर का, है ना, जो कि डीप सीटेड हैट्रेड था टुवर्ड एथनिक, जो कि ज्यूज थे ना, है ना, एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप, दिस लेड टू व्हाट, होलोकास्ट। एडोल्फ हिटलर डीप सीटेड hatred toward Jews and other minority ऐसे लिखते भाई, टूवर्ड ज्यूस लिखता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। सो एडोल्फ हिटलर डीप सीटेड हैट्रेड टूवर्ड ज्यूस resulting in the systemic genocides of millions of Jews। तो इंडिविजुअल लेवल पे डिस्ट्रक्टिव हो सकता है हैट्रेड, एंड इंटर पर्सनल रिलेशनशिप्स में ये हमारे पास हैट्रेड जो है वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल हैट्रेड बिटवीन इंडिविजुअल और फैमिलीज कैन रिजल्ट इन लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड्स एंड वेंडेटास, है ना। सो हैट्रेड बिटवीन इंडिविजुअल्स और families can result in long standing feuds मतलब झगड़े, feuds and vendettas मतलब प्रतिशोध। सो feuds and vendettas हो सकता है अगर हमारे पास हैट्रेड इंडिविजुअल या फिर फैमिलीज के बीच में हुआ तो, है ना। अगर हम सोसाइटल लेवल पे बात करें तो सोसाइटल इम्पैक्ट भी है भाई हैट्रेड का, लाइक रवांडा जीनोसाइड की एग्जांपल दे सकते हैं। दी रवांडा जीनोसाइड इन 1994 एक एथनिक क्लैश था भाई, वॉज फ्यूल्ड बाय लॉन्ग स्टैंडिंग एथनिक टेंशन एंड हैट्रेड बिटवीन हुतूस एंड तुत्सी कम्युनिटी। was fueled by long standing ethnic tension and hatred between Hutus and Tutsi communities।
ना, जिससे भाई बहुत सारे लोग मरे। अराउंड आप सोच सकते हो 8 लाख लोग यहाँ पे 100 दिन के अंदर ख़त्म हो गए, मार दिए गए। ओके, सो सोसाइटल इम्पैक्ट भी है ना। अगर हम आज की करंट कन्फ्लिक्ट की बात करें कि हेट्रेड से हमारे पास आज के ज़माने में क्या देखने को मिल रहा है यार, तो इसराइल पैलेस्टीन तो सबको पता होगा। हमारे पास जो इसराइल पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है, इट इज फ्यूल्ड बाय व्हाट, डीप रूटेड हेट्रेड एंड एनिमोसिटी बिटवीन बोथ साइड। The ongoing Israel-Palestine conflict is fueled by deep-rooted hatred and animosity, deep-rooted hatred and animosity on both side, है ना। रोहिंग्यास क्राइसिस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ हेट्रेड एंड टू वर्क टुवर्ड बिल्डिंग अ सोसाइटी दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, रेस्पेक्ट, है ना, इंक्लूसिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग। Thus, it is essential to recognize the destructive nature of hatred and to work toward building a society that is based on inclusivity, respect and understanding। ओके, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा। भाई क्वेश्चन क्या था, हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन विजडम कॉन्शियंस दैट कैन पॉइजन अ नेशन स्पिरिट, एंड डू यू एग्री विद दिस व्यू? बिल्कुल सही बात है यार। जस्टिफाई योर आंसर, तो हमने बताया कि वैसे तो ये हेट्रेड जो है ना, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट होता है ना, किसी भी आदमी का नेगेटिव बिहेवियर होता है जो कि प्रीजुडिस एंड बायस के ऊपर बेस्ड होता है ना। हमने डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में बताया कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, इंडिविजुअल लेवल पे हमने हेट्रेड ऑफ फिल्टर का एग्जांपल दिया, है ना। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है हेट्रेड, लाइक, है ना, ये झगड़े, है ना, फ्यूडस एंड वेडेंटस करता है, दैट इज झगड़े एंड प्रतिशोध की भावना जगराता है। सोशल इम्पैक्ट, हमने रवांडा जीनोसाइड की बात करके दो हुतूस एंड तुत्सी कम्युनिटी के बीच में जो हेट्रेड था वो बहुत 8 लाख लोग करीब मर गए वहाँ पे, है ना, मार दिए गए। तो हमारे पास आज के कन्फ्लिक्ट का भी एग्जांपल दिया, लाइक इजराइल पैलेस्टाइन जो है वो दोनों बीच में हेट्रेड जो है, एनिमोसिटी जो है, उसके रिजल्ट है यार, है ना। हम बोल सकते हैं कि हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि भाई देखो, झगड़े से, विद्रोह से, प्रतिशोध की भावना से कुछ नहीं होना, हम वो रेस्पेक्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है, इंक्लूसिविटी करना है, जिससे सोसाइटी के अच्छे डायरेक्शन में बढ़ सके। महात्मा गांधी ने भी कहा था, वी कैन लर्न द वैल्यू ऑफ लव एंड नॉन वायलेंस इन क्रिएटिंग ए जस्ट अ पीसफुल सोसाइटी। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने देखा था पिछले साल भी 2021 में भी इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आया था और 2020 में भी एक क्वेश्चन आया है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आपके पास स्क्वायर एक पेज का नोट्स होना चाहिए। तो हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन आया ना, उसी से क्वेश्चन आएंगे, तो उसी से आप एक नोट्स बना लो, है ना। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, बॉडी में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, बाकी उसी के आसपास जो डिमांड होगा उसी को हम यहाँ पे ऐड करके डाल देंगे। बट हाँ, हमारे पास नोट्स एक पेज का होना चाहिए, बिकॉज ये बार बार आ रहा है। फिर से पढ़ते हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कैन दे बी लर्न डिस्कस। दो चीज़ पूछी जाइए, मेन कंपोनेंट्स की बात करनी है, क्या उसको लर्न कर सकते हैं, दोनों को बताना है, ठीक है। बिकॉज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, हमारे पास 5 पॉइंटर्स होते हैं किसी भी मेंस के आंसर में। पहला होता है प्रेजेंटेशन, ओके। तो मेन जो 5 चीज़ें होती है कौन कौन सी होती हैं, प्रेजेंटेशन होता है एक इम्पॉर्टेंट, ओके। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, कवरेज,
ओके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, structure of the answer, and addressing the demand of the question. कोई भी मेंस के आंसर में 5 चीज़ें होती हैं भाई, तो हमको ध्यान देना है प्रेजेंटेशन अच्छा हो, डिमांड कवर करें, है ना, कॉन्सेप्चुअल कवरेज भी, कवरेज देखो, स्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ें हमारे हाथ में है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कवरेज क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है क्वेश्चन के हिसाब से, बट हाँ इन तीनों पे हमारे पास अच्छे से ध्यान देना है भाई, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को कैसे इस्तेमाल, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन को, पहले तो डिफाइन करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। बॉडी के अंदर क्या करेंगे भाई, बॉडी के अंदर हमारे पास मेन कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, इसको एग्जांपल्स के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे, एंड हाउ और कैन वी लर्न इट, ये भी बताएंगे। एंड कंक्लूजन के अंदर कैसे कंक्लूड करेंगे भाई, है ना, सिग्निफिकेंस बता के। सो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस इमोशन एंड दोस ऑफ अदर, है ना। इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, उस कंपोनेंट्स को लिख के यहाँ पे हम बताएंगे इसको। इमोशनल इंटेलिजेंस that is also represented as EI. It refers to the ability to understand and manage one's emotion and those of others, है ना। इसे कंपोनेंट्स की बात करें तो 5 कंपोनेंट होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, इस प्रकार से बना के याद रख लो यार, ठीक है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ये कंपोनेंट्स होगा इमोशनल इंटेलिजेंस के। हम जो पिछले साल के जो क्वेश्चन का आप आंसर देखो ना, तो इसी प्रकार से मैंने इसको भी लिखा है ना, इसी प्रकार से मेन कंपोनेंट्स की बात की जा रही है ना, तो उसी की बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स उसका एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे, ओके। तो हर चीज़ का एग्जाम्पल नहीं दे सकते, मेन हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस का एग्जांपल अगर हम दें, सो इमेजिन अ पर्सन हु इज़ अवेयर दैट दे बिकम एंक्शियस इन सोशल सिचुएशन, मतलब कोई आदमी जानता है कि जब सपोज करो स्टेज के सामने उसको रख दे रहा है ना, तो वो घबरा जाता है, उसको पता है। सो बाई रिकॉग्नाइजिंग देयर फीलिंग दे कैन टेक स्टेप्स टू मैनेज देयर एंग्जाइटी एंड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर दोज सिचुएशन। इमेजिन अ पर्सन हु इज aware that they become anxious in social situations. So by recognizing their feelings, they can take steps to manage their anxiety. ओके, तो ये सेल्फ अवेयरनेस हो गया,
है ना। हमारे पास सेल्फ रेगुलेशन होता है यार, सेल्फ रेगुलेशन एग्जांपल की बात करें, सपोज कर कोई मैनेजर है हु इज फ्रस्ट्रेटेड विद अ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बट कैन रेगुलेट देयर इमोशन। A manager who is frustrated with an employee's performance but can regulate their emotion। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे सोशल स्किल्स के, एम्पैथी के, मोटिवेशन के एग्जांपल दे सकते हैं, है ना। डिफरेंट है, और भी बहुत सारे हैं यार, सबके तो एग्जांपल देंगे तो हमारे पास 150 वर्ड में नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ और है जिसमें हम एम्पैथी एग्जांपल दे सकते हैं, एम्पैथी का एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, सो अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु shows empathy toward their patients can provide better care, leading to improved health outcome। ओके, लास्ट में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कैसे डेवलप कर सकते हैं यार इमोशनल स्किल्स को। हाउस, है ना, देयर आर सम वेज इन विच इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी लर्न, है ना। कैसे? बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, ways in which emotional can be learned, है ना। प्रैक्टिस सेल्फ regulation and self awareness exercise, seek feedback from others and be open to constructive criticism, seek feedback from others and be ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हमारे पास डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ फैक्टर्स हैं यार, जैसे कि जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस ले आते हैं तो हमारे पास एक इमोशनल लिटरेसी आ जाती है ना, रोल मॉडलिंग आ जाता है। 3 Ds are associated with emotional intelligence, that is discussions emotional intelligence develop हो सकता है, dissensions emotional intelligence develop हो सकता है, debates emotional intelligence develop हो सकता है। Generating empathy can lead to development of emotional intelligence because it is an important component of emotional intelligence, है ना। Improving what लिसनिंग, दूसरे की बात को सुनने से आप इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हो। आपकी खुद के ऊपर यहाँ पे जब वैल्यूज़ हम इम्पार्ट करेंगे सो इट कैन लीड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। जब हमारे पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जब हम उस पर फोकस करेंगे सो इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये सब तरीके हैं जहाँ से हम डेवलप कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस बाय अटेंडिंग वर्कशॉप। ठीक है, ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम अदर्स, है ना, सेट गोल्स एंड क्रिएट प्लान टू वर्क फॉर डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सब तरीके हैं। लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट
Through consistent practice and application of these skills, individual can build habits and increase their effectiveness in various areas of life. Through consistent practice and application of these skills, individuals can build habits and increase their effectiveness in various areas of life. Okay. Ultimately, developing what? Emotional intelligence can lead to a more fulfilling and successful life. तो इस प्रकार से हमने इस आंसर को लिखा भाई. क्वेश्चन क्या था? What are the main components of emotional intelligence? Can they are learned? That can they be learned? Discuss. ठीक है. सो मैं मेन कंपोनेंट्स की बात की यार. यहाँ पे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं. हमने सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, है ना. इंटरनल मोटिवेशन के अंदर भी हम एग्जांपल दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, है ना, इमेजिन एक एंटरप्रेन्योर जो कि एक्सपीरियंस है, उसको जब सेटबैक्स मिले हैं ना, तो उसने एक्सपीरियंस किया, सो वो मोटिवेटेड हो सकता है टू अचीव देयर बिजनेस गोल. क्योंकि पता है कि भाई एक बार में कामयाबी नहीं मिलती यार. सो मोटिवेशन कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस एंड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द कम्युनिटी. बिकॉज वो सेटबैक उसने देखा है, जानता है कि पहली बार में कोई सफल नहीं होता, तो वो एक मोटिवेशन होता है यार खुद की गलतियों से सीखने के लिए. उसके बाद हमारे पास सोशल स्किल्स भी, जैसे कि कोई मैनेजर है हु कैन कम्युनिकेट क्लियरली एंड बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद देयर टीम, है ना. एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बना सकता है जिससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन आ सकता है. तो सब चीज़ का एग्जाम्पल देके हम इमोशनल इंटेलिजेंस को यहाँ पे बॉडी में एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट हाँ, हर चीज़ का तो यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमको दोनों पार्ट कवर करना था ना. उसके बाद हमने कवर किया अबाउट डेवलपिंग, कैसे डेवलप कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को भाई. प्रैक्टिस से, है ना, हमने सेटबैक से सीखने से, दूसरे की बात को समझने से, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, है ना, दूसरे से पूछने से कि भाई गलती क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, डिस्कशन से, डिसेंशन से, डिबेट से, ओके, वर्कशॉप अटेंड करने से. सो ये सब तरीके से हम बोल सकते हैं. सो लास्ट में कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्किल्स से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस ला सकते हैं वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ में, है ना. एंड हमारे पास लास्टली हम फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ अचीव कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रिलेवेंट टुडे एंड व्हाई? बुद्धा की कौन कौन से टीचिंग्स आज के ज़माने में सबसे रिलेवेंट हैं और क्यों? सो फिर से पूछे, हमको बात किसी करनी है. व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रिलेवेंट टुडे एंड व्हाई? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की बात करनी है भाई. सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, डिस्कस करना है. ठीक है, हमारे पास बुद्धा के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे, बुद्धा की टीचिंग कैसी है ना, या फिर सम पॉइंट्स अबाउट बुद्धा. के बाद बॉडी में क्या बात करेंगे भाई, बुद्धा के टीचिंग्स को हम बताएंगे टुडे वर्ल्ड में रिलेवेंट है कि नहीं. है ना, एक्सप्लेन करेंगे रिलेवेंस ऑफ बुद्धा टीचिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी में. कंक्लूजन के अंदर हम एक वे अहेड के साथ कंक्लूड करेंगे. ओके, है ना. बुद्धा टीचिंग आर टाइमलेस एंड कंटिन्यू टू बी रिलेवेंट टुडे बिकॉज इट प्रोवाइड, है ना, इट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर अ लिविंग अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली. इस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दैट बुद्धास
teachings are timeless and continues to be relevant today as they provide guidance for living a happy and fulfilling life, both individually and collectively। है ना, आज हो, आज से 10 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, 200 साल बाद हो, 10,000 साल बाद हो, बुद्धा की टीचिंग हमेशा हमको हेल्प करेंगे, हमेशा रिलेवेंट रहेगी यार। ठीक है, अब ना बुद्धा टीचिंग्स अगर हम बात करें, सो द 4 नोबल ट्रूथ जो बुद्धा ने बताया था, दैट इज द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ the cause of suffering, the truth of the endless suffering, and the truth of the path to the endless suffering. It provides us a framework for understanding the nature and suffering and the path to liberate from it. The truth of suffering the truth of cause of suffering, the truth of the end of suffering, and the truth of the path to end the suffering। है ना, this provide us what? Provide a framework for understanding, provide us a framework for understanding the nature of suffering and the path to liberation from it। The truth of suffering, cause of suffering, end of suffering, and truth path of the end of suffering। है ना, ये सब 4 नोबल ट्रूथ हैं। हमारे पास 8 फुल पाथ जो है हमारे पास, वो टीचिंग्स है हमारे पास। एंड ये 8 फुल पाथ हमको क्या बताते हैं? प्रोवाइड प्रैक्टिकल गाइड फॉर लिविंग अ मोरल एंड एथिकल लाइफ, प्रोवाइड practical guide for living a moral and ethical life। ठीक है, 8 फुल पाथ को क्या क्या है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो ऊपर मैंने जो इसको स्टेटमेंट वाइज लिख दिया था उसको हम किसी और प्रकार से भी लिख सकते हैं। 8 फुल पाथ में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई? राइट अंडरस्टैंडिंग, right understanding, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration। ये 8 फुल पाथ वाली जो चीज़ें हैं वो हमको गाइड करते हैं टू मोरल एंड एथिकल लाइफ। ठीक है,
हमारे पास जो माइंडफुलनेस की बात करते हैं, बुद्धा ऑलवेज टॉक्स अबाउट व्हाट? बुद्धा टीचिंग एम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड एम्पैथी टुवर्ड ऑल बीइंग्स. Buddha's teachings emphasize on non-violence, compassion, and empathy toward all beings. Non-violence, compassion, and empathy toward all beings. बिल्कुल सही बात है यार. तो नाउ हम बात करते हैं कि आज के ज़माने में रिलेवेंट है क्या? हाँ, बिल्कुल. रिलेवेंस ऑफ बुद्धा टीचिंग्स है ना, जो प्रैक्टिस है हमारे पास, लाइक प्रैक्टिस ऑफ mindfulness and meditation, which has gained in recent year popularity, is now widely taught in school. Is now widely taught in schools, workplaces, and meditation. ओके, लास्ट और भी बोल सकते हैं, लाइक जैसे कि द एम्फेसिस ऑफ नॉन वायलेंस एंड कंपैशन टुवर्ड ऑल बीइंग is reflected in the Indian Constitution. The emphasis on non-violence and compassion toward all beings, which reflected in India's Constitution. Okay, लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ओवरऑल बुद्धा's teaching continue to inspire and guide people toward more fulfilling and compassionate way of life both India and around the world. Overall, Buddha's teachings continue to inspire and guide people towards a more fulfilling and compassionate way of life both in India and around the world. ओके, तो ये क्वेश्चन था भाई. क्वेश्चन क्या था? व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रिलेवेंट टुडे एंड वाई. ठीक है, हमने पहले तो बुद्धा का टीचिंग जो है फुलफिलिंग एंड हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प करती है. हमने 4 नोबल पाथ है ना, 4 नोबल ट्रूथ्स की बात की, 8 फुल पाथ की बात की है ना. हमने बताया कि कैसे बुद्धा टीचिंग हमको नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड एम्पैथी सिखाता है. आज के ज़माने में प्रिविलेंस बताया बुद्धा के टीचिंग्स में, लाइक हमारे पास मेडिटेशन आज भी स्कूल वर्क प्लेस में सिखाया जा रहा है ना. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉन वायलेंस एंड कंपैशन को बढ़ावा दिया गया है, तो उसकी टीचिंग्स आज भी रिलेवेंट है दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर. ठीक है, तो ये हमने बताया भाई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द विल ऑफ पावर एग्जिस्ट but it can be tamed and be guided by rationality and principles of moral duty. Examine the statement in the context of international relation. हमको बात इसकी करनी है
इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पावर की बात करनी है। फिर से अगर पढ़ते हैं भाई, द विल ऑफ पावर एग्जिस्ट बट इट कैन बी टेम्ड एंड बी गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल ड्यूटी। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। The will of power exists, but it can be tamed and be guided by rationality and the principles of moral duty. Examine this statement in the context of international relation। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, है ना। इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाई सब्सटेंशिएटिंग द लाइंस जो ऊपर में दिए हैं, उसको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। बॉडी के अंदर हम स्टेटमेंट को एक प्रोस्पेक्टिव वे में बताएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन के रेफरेंस में जो स्टेटमेंट है ऊपर वाला, उसको एक प्रोस्पेक्टिव वे में बताएंगे, इंटरनेशनल रेफरेंस, है ना। और इसको जब हम सब्सटेंशिएट करेंगे एग्जांपल्स के साथ तो और भी ज़्यादा, है ना, अच्छा लगेगा। और एग्जांपल तो देने ही पड़ते हैं यार, बिल्कुल सही बात है। लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड कैसे करेंगे, विथ अ वे अहेड। सो स्टार्ट करते हैं आंसर को बाय मेंशनिंग दैट ये जो स्टेटमेंट है, इट हाईलाइटिंग व्हाट, इट इज हाईलाइटिंग दैट द टेंशन बिटवीन द परस्यूट ऑफ पावर एंड द नीड फॉर एथिकल एंड मॉरल कंसिडरेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। ना पावर सबको चाहिए लेकिन एथिक्स का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है, बिकॉज ये बोल रहा है ना दैट the will of power exists but it can be tamed and guided by rationality and principles of moral duty. So this statement highlights the tension between the pursuit of power and the need for ethical and moral considerations in international relations. Okay, now हमारे पास कुछ इंडियन एग्जाम्पल से हम यहाँ पे इस पॉइंट को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, पावर एंड डिप्लोमेसी। जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है ना, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इट इज़, है ना, बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड मॉरल ड्यूटी, बिकॉज वो हम बैलेंस बनाने की बात करते हैं पावर डायनामिक्स एंड डिप्लोमेसी के बीच में, जिससे हम दुनिया के जो चैलेंजेस हैं, है ना, उसको और कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस कर पाएँ। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी approach is based on rationality and moral duty. It seeks to balance power dynamics and pursue diplomacy to address global challenges and conflict। तो पावर एंड डिप्लोमेसी में देखा हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अगर बात करें तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हमारे पास पावर की बात कर सकते हैं कि दोनों बीच में, एथिक्स एंड पावर के बीच में एक तरह से टेंशन देखने को मिलता है, बिकॉज, है ना, जो नाम है दैट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इट एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट विथ मेजर पावर ब्लॉक्स, एडवोकेटिंग फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी विच इज बेस्ड ऑन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड रेस्पेक्ट फॉर सोवेरेनिटी।
emphasize the importance of non-alignment with major power blocks, advocating for independent foreign policy based on peaceful coexistence, mutual respect and respect for sovereignty, है ना। हमारे पास ग्लोबल गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स में हम बता सकते हैं कि कैसे जो पावर और एथिक्स की जो टेंशन है वो हम अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के रेफरेंस बताना है ना यार। ग्लोबल गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स, हमने देखा कि इंडिया इज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन। ओके, है ना। ये सब वो एफर्ट्स हैं जो कि हमारे पावर को गाइड कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विथ मॉरल प्रिंसिपल्स। ना क्वेश्चन को फिर से पढ़ो जो मैं बता रहा हूँ। देयर विल, है ना, द विल ऑफ पावर एक्सिस्ट बट इट कैन बी टेम्ड एंड गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल ड्यूटी। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, उसी के रेफरेंस हम बता रहे हैं। सो इंडिया हैज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड in initiatives promoting human rights, sustainable development, and peacekeeping operations, है ना। showcasing the efforts to guide power in accordance with moral principles। क्या बता रहा है यार, which is showcasing its efforts to guide power in accordance with ओके। लास्ट में हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की हम बात करें तो इंडिया जो है वो फैसिलिटेट करता है डायलॉग को, रिकॉन्सिलिएशन को, टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट रादर देन, है ना, फाइट करना। सो ये भी हमारे पास एक वे है जिसमें हमारे पास ध्यान से हम एथिकल चीज़ों का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, पावर कंटेंशन को रिजॉल्व कर रहे हैं। सो इंडिया हैज़ facilitated dialogue and reconciliation to address conflicts, recognizing the importance of peaceful solutions and the responsible use of power। लास्ट में कंक्लूड करेंगे by mentioning that while the will of power may exist, it is ultimately the ability to tame and guide it with principles of rationality and moral duty that will determine the stability and peace of इंटरनेशनल सिस्टम।
Okay, thus the will to power may exist. It is ultimately the ability to tame and guide it with principles of rationality and moral duty that will determine the stability and peace of the international system. ओके तो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था द विल ऑफ पावर एक्सिस्ट बट इट कैन बी टेम्ड, है ना, इसको बदल जा सकता है, एंड बी गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल ड्यूटी। बिल्कुल। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो हमने इंटरनेशनल रिलेशन के रेफरेंस में इसको एग्जामिन किया। पहले तो बताया कि भाई, है ना, परस्यूट ऑफ पावर एंड नीड ऑफ एथिक्स के बीच में यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है ये स्टेटमेंट। उसके बाद हमने पावर एंड डिप्लोमेसी का एग्जांपल दिया कि कैसे हमारे पास, है ना, इंडिया के जो ग्लोबल चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमने, है ना, डिप्लोमेसी एंड बैलेंस ऑफ पावर की बात की थी, है ना, नॉन एलिमेंट मूवमेंट की बात की हमने, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन के रेफरेंस से बात करनी है ना, ग्लोबल गवर्नेंस है, कैसे हमने पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इनिशिएटिव्स को ज्वाइन किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हम रिकंसिलिएशन एंड डायलॉग को ध्यान देते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है भाई? ये मॉरल ड्यूटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनैलिटी को फॉलो करके हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं एंड पीस ला सकते हैं दुनिया के इंटरनेशनल सिस्टम पे। सो ये हमने कंक्लूड किया भाई सेक्शन ए ऑफ 2020 में जो 6 क्वेश्चन आए थे वो हमने देखे मेंस के अंदर, आंसर जीएस पेपर 4 एथिक्स।